हे गाइस, दिस इज पीटर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपने चैनल के ऊपर किसी और को नहीं बल्कि इनक्रेडिबल हल्क की सीरीज़ को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये दरअसल हमारी पूरी की पूरी केओस वॉर की टाई इन है। अब केओस वॉर की वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइन्स थी जिसके अंदर हमने अलग अलग स्टोरीज़ के ऊपर फोकस करा था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैंने केओस वॉर के हर एक इवेंट को, हर एक एपिसोड को, हर एक इशू को जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करा, जिसके अंदर मैं सारी की सारी दूसरी चीज़ों को कवर कर लेता था। तो इसलिए मैंने आप लोगों का टाइम बचाते हुए उन सारी की सारी टाइम्स को शेयर नहीं करा। लेकिन क्योंकि इनक्रेडिबल हल्क्स वाली जो सीरीज़ है हमारी, वो ऑनगोइंग सीरीज़ है चैनल के ऊपर, जिसको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और ये यहाँ पे केओस वॉर के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को भी हमें दिखाने वाली है। तो इसलिए अगर आप इनक्रेडिबल हल्क के हवाले से जानना चाहते हैं कि इससे पहले इसकी स्टोरी में क्या हो चुका है, तो इससे पहले हमने इसकी स्टोरी को फॉलो किया था, जहाँ पे इनक्रेडिबल हल्क स्पेस में जाके अपने बेटे हीरो काला से मुकाबला करता है, और वहाँ पे अपने बेटे को खोने के बाद वो वापसी अब अर्थ की तरफ आ रहा है। लेकिन जब वो अर्थ की तरफ आ रहा है तो उसको ये बात नहीं पता कि अर्थ के ऊपर केओस वॉर चल रही है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल चीज़ है, जो कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि आखिरकार हल्क कहाँ है जब इतने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से सारे के सारे अर्थ बाउंड हीरोज़ मुकाबला कर रहे हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी ये स्टोरी कहाँ टेक प्लेस करती है। तो इस पूरे के पूरे टाइम के हमारे पास 3 इश्यूज़ हैं, जिनको मैं 3 एपिसोड्स के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगा। तो चलिए बिना किसी और बात के फ़ौरन से अपनी आज की इस कॉमिक बुक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो स्पेस के अंदर शिफ्ट होते हैं चांद की दूसरी तरफ, जहां हम देखते हैं कि हमारा इनक्रेडिबल हल्क, जिस तरह कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो बहुत ही ज़्यादा अफसोस मनाते हुए अपने पूरे के पूरे उस जहाज़ के ऊपर बैठा हुआ है, और वो यहाँ पर रो रहा है, अफसोस कर रहा है कि किस तरीके से उसने अपने बेटे को खो दिया। लेकिन काफ़ी देर गुजर जाने के बाद स्कार, जो कि उसका दूसरा बेटा है, वो उसके पास आता है, उसको दिलासा देने की कोशिश करता है और उसको वापसी अपने साथ जहाज़ में लेकर आता है। तो वहीं से ए बॉम्ब यानी कि रिक जोन्स बोलता है, फाइनली वो लोग आ रहे हैं। तो शी हल्क भी बोलती है कि चलो अच्छी बात है, फाइनली ऑल राइट स्टोनमैन, मेरे ख्याल से तुम्हें इस बटन को दबा देना चाहिए ताकि हम फ़ौरन से घर पहुंच जाएं। तो वही से कॉर्क बोलता है कि वार बिल्कुल रेडी है, जैसे ही हल्क मुझे कमांड करेगा हम फ़ौरन घर के लिए निकल जाएंगे। तो जेनिफर भी ये बोलती है कि हाँ, हमें रुकना होगा जब तक हल्क हमें ऐसा करने के लिए ना कहे। तो हल्क बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर इंतज़ार करते रहो। तो वहीं से बैटी बोलती है कि कम ऑन, तुम दोनों जितना भी चाहो दुख मनाना उसका मना सकते हो, लेकिन वो दूसरा बच्चा तुम्हारा वापसी लौट कर नहीं आने वाला है, और मेरे ख्याल से कि ये अच्छी ही बात है। तो वहीं से हल्क एकदम गुस्से में पलटकर कहता है, तुम इस बारे में नहीं जानती हो कि तुम क्या बात कर रही हो, तो इसलिए अपना मुंह बंद रखो। ज़रा एक मिनट, कोई है यहाँ पे। और अगले पल हम देखते हैं कि उनके पूरे के पूरे जहाज़ के अंदर एक ज़बरदस्त तरीके की रोशनी आती है, और हम देखते हैं कि यहाँ कोई और नहीं बल्कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि स्टीवन स्ट्रेंज यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि बीवेयर द केओस किंग। ये एम्बॉडीमेंट ऑफ द डार्कनेस है, जिसने इस बात की कसम खाई है कि इस पूरी की पूरी क्रिएशन को वो वापसी उस वक्त पे ले जाएगी जब सिर्फ केओस इटसेल्फ हुआ करती थी। उसने नाइटमेयर को मार के उसकी सारी की सारी शक्तियों को चुरा लिया है, और इस वक्त सारे के सारे मोर्टल्स ऑफ अर्थ एक वेकिंग स्लीप के अंदर जा चुके हैं। उसने सारे के सारे अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड्स को ओवरथ्रोन कर दिया है। उसने डेथ को हमारे प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस से बैनिश कर दिया है। उसने सारे के सारे डीमंस एंड डैम्ड को अनलीश कर दिया अर्थ के ऊपर, और वो जिस चीज़ को भी छू रहे हैं उसको सिर्फ डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। लेकिन वहीं से हल्क बोलता है, क्या इसके अलावा कुछ और भी है स्ट्रेंज जो तुम कहना चाहते हो? तो स्ट्रेंज बोलता है कि नहीं, ये सब चीज़ें तकरीबन कवर कर ही देती हैं कि जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है। तो वहीं से स्कार बोलता है कि आखिरकार ये कौन है? तो कॉर्क फौरन से अपनी कुल्हाड़ी उठाता है गुस्से में और कहता है, ये वही विज़र्ड है जिसने एक बार डीमन ज़ोम की पावर्स को अपने अंदर चैनल किया था जब हम वॉर कर रहे थे मैनहट्टन के अंदर। ये अपने आप को डॉक्टर स्ट्रेंज बुलाता है, द सॉर्सरर सुप्रीम। तो वहीं से स्टीवन बोलते हैं कि अब मैं कोई सॉर्सरर सुप्रीम नहीं हूँ, वो टाइटल में खो चुका हूँ, और उसके साथ आने वाली सारी की सारी शक्तियाँ वो भी अब मेरे पास से जा चुकी हैं। यहाँ तक कि मैं तो एस्ट्रल फॉर्म के अंदर अपने आप को बहुत देर तक मेंटेन भी नहीं रख पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुम लोगों की मदद की ज़रूरत है। ब्रूस, मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारे पास इस तरीके से आ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और दूसरा नहीं था। मैं इस बात को भी जानता हूँ कि किस तरीके से तुम अपनी पूरी की पूरी फैमिली को लेके अपने दूसरे बेटे से मिलने गए थे, उसको रोकने के लिए गए थे, और उस पूरे के पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए तुमने उसको सेक्रीफाइस कर दिया। तो हल्क गुस्से से बोलता है, ये सारी की सारी बकवास को फ़ौरन से स्किप करो। तुमने मुझे एग्जाइल किया है, वो भी 2 बार, तो आखिरकार मैं तुम्हारी बात पे ज़रा भी विश्वास क्यों करूँ? आई एम रियली सॉरी ब्रूस, जो कुछ भी मैंने किया है उसके लिए मुझे भुगतना तो पड़ेगा ही, लेकिन किसी और दिन। लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, इस वक्त इस दुनिया को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो हल्क बोलता है कि इस दुनिया को वो ज़रूर मिलेगा जो कि हमेशा से उसको मिलता आया है, लेकिन तुम जहन्नुम जा सकते हो। और अगले पल हम देखते हैं कि हल्क को ये बात जब पता चलती है कि अर्थ के ऊपर उसकी ज़रूरत है, तो अगले पल फ़ौरन से वो उस पूरी की पूरी शिप का बटन दबा के अपने वॉर्प सिस्टम को ऑन करता है, जिससे वो फ़ौरन फुल स्पीड से अर्थ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो वहीं से स्टीवन बोलता है कि तुमने ठीक कहा मेरे पुराने दोस्त, मैं तो ऑलरेडी वहीं पे मौजूद हूँ। इस वक्त सब कुछ वो जहन्नुम ही बन चुका है। और अगले पल ए बॉम्ब वगैरह जब अर्थ के पास पहुँचते हैं तो उसका तो नक्शा ही बदल चुका है। हर तरफ लावा, हर तरफ आग, और लिटरली वो हेल ही बन गया है। और वो कहता है कि क्या ये सच में अर्थ है? मैंने सोचा नहीं था कि हम थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे तो पीछे हमारे ये सब हो जाएगा।
और कॉर्क बताता है कि किस तरीके से हर एक मेजर सिटी जो है उसके अंदर एक्सप्लोजन हो रही हैं। 7 न्यूक्लियर प्लांट के अंदर एक्सप्लोजन हो चुकी है, आसपास के सारे तेल के खजाने जल के राख हो रहे हैं। एवेंजर्स, एक्समैन, किसी भी टीम के पास से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है और ना ही हमारी बात का कोई जवाब दे रहा है। इनफैक्ट सच कहूँ तो इस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर से कहीं भी से भी कोई ट्रांसमिशन सुनने को नहीं मिल रहा है। और वहीं से शी-हल्क बोलती है कि लायरा कम इन, क्या तुम वहाँ मौजूद हो लायरा? तो वहीं से हल्क बोलता है कि हमें फ़ौरन से न्यूयॉर्क ले चलो कॉर्क। तो लायरा बोलती है कि नहीं, ज़रा उसको सारे के सारे स्कैन्स को कंप्लीट करने दो ताकि हमें एक बेटर आइडिया मिल सके कि नीचे क्या हो रहा है। तो कॉर्क बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हल्क ऑलरेडी इस हफ्ते अपना एक बच्चा खो चुका है और उसका बिल्कुल भी मूड नहीं कि वो अपने किसी और बच्चे को खोएगा। और अगले पल इसी तरह उनका जहाज सीधा न्यूयॉर्क सिटी के अंदर पहुंचता है, जहाँ पे शी हल्क और हमारे हल्क सीधा उस अपार्टमेंट के अंदर घुसते हैं जहाँ लायरा मौजूद है। और हम देखते हैं कि वहाँ ज़बरदस्त तरीके से आग लग चुकी होती है और लायरा की काफ़ी बुरी हालत हो गई है। तो हल्क वहाँ पे आकर थंडर क्लैप मारता है जिससे सारी की सारी आग वगैरह बुझती है और वो शी हल्क को यही कहता है कि उसको संभालो और उसको किसी भी तरीके से यहाँ से फ़ौरन बाहर निकालो। तो हल्क बोलता है कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सारे के सारे लोग, इनका क्या करेंगे हम? और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली इनक्रेडिबल हल्क और बाकी सारे के सारे जो मेंबर्स हैं फैमिली के, वो सब मिलके यहाँ पे थंडर क्लैप्स मार मार के पूरी की पूरी आगों को बुझा रहे होते हैं, लोगों को मलबे से निकाल रहे होते हैं और सारा का सारा सफाई धुलाई का काम शुरू कर चुके हैं। और इस तरह न्यूयॉर्क के ग्रैंड स्टेशन के अंदर वो लोग पहुँचते हैं जहाँ पे वो सारे के सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि उनको यहाँ पे सेफ्टी तक रखा जा सके। और ये बॉम्ब बताता है कि किस तरीके से हर चीज़ जो है बिल्कुल बदतरीन हो चुकी है, प्लेन क्रैश हो चुके हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट हो गए हैं, आसमान से चीज़ें गिर रही हैं, लोग बेहोश हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे मरा हुआ कोई नहीं है क्योंकि डेथ जो है वो बैनिश हो चुकी है। तो वहीं से बैटी पूछती है कि डेथ बैनिश्ड हो चुकी है, ये तुम कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो? तो ये बॉम्ब बोलता है कि देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस बारे में कितना याद है, लेकिन तुम जानती हो बैटी कि पहले मेरी जो रूममेट हुआ करती थी, जो कि मेरी बाद में वाइफ बन गई थी, मान लो, वो इन सारी की सारी चीज़ों से गुजर चुकी है। एक बार उसको जो है डेथ ने पोजेस कर लिया था और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कैपिटल डी वाली डेथ की, जो कि कॉस्मिक एंटिटी डेथ है। तो इसलिए मैं इस पूरे की पूरे डेथ वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें तो जानता ही हूँ और इस पूरी की पूरी चीज़ के जरिए स्ट्रेंज ने हमसे जो 2 बातें बोली थी वो तो बिल्कुल सही साबित होती हैं और अब पता लगाना होगा हमें उसकी तीसरी बात का। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक उनके नीचे की ज़मीन जो है वो हिलना शुरू होती है, उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आना शुरू हो चुके होते हैं क्योंकि अगले ही पल वो ज़मीन फटती है, उसके नीचे से बड़े खतरनाक तरीके के हेल के डीमंस निकलते हैं। और वहीं से रिक जोन्स चिल्लाता है, ओ ये स्ट्रेंज ने कहा था कि डीमंस एंड द डैम्ड। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ कोई और नहीं बल्कि एमएल ब्लॉन्स्की AKA अबॉमिनेशन, जो कि मर चुका था, अब वो वापसी लौट कर आ चुका है केओस किंग की वजह से। और ये देख के अगले पल हल्क चिल्लाता है कि ब्लॉन्स्की, और वो बोलता है कि डॉक्टर बैनर गुड बाय। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लॉन्स्की इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया केओस किंग की पावर्स की वजह से कि वो एक हाथ से उठा के हल्क को इतनी ज़्यादा दूर फेंकता है कि वो बिल्डिंग को चीरता हुआ ऐसे बाहर निकलता है और वो ए बॉम्ब को पकड़ता है और कहता है, ए बॉम्ब तुम तो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हो जितना कभी हुआ करते थे। हाँ, क्या राज है आखिरकार इस स्ट्रेंथ का? तो एबॉमिनेशन बोलता है कि तुमने ठीक कहा रिक जोन्स, मेरे मास्टर ने मुझे परफेक्ट कर दिया है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि एबॉमिनेशन अपने अंदर से आग भी निकाल रहा होता है और ये देख के रिक जोन्स उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा होता और कहता है कि आग, ये सब क्या हो रहा है आखिरकार? हैंग ऑन, ये तो सच में बहुत ज़्यादा स्टूपिड है। डेथ जो है वो बैनिश्ड हो गई है, क्या मैं ये बात भूल गया हूँ? तुम चाहो हमें जितना भी जला दो, जितना भी मार लो, जितना भी टॉर्चर कर लो, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम हमें हर्ट नहीं कर सकते हो। तो वहीं से एबॉमिनेशन बोलता है कि ओ रियली, तुम्हें ऐसा लगता है? क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि एबॉमिनेशन बेसिकली रिक जोन्स की जो अजीबोगरीब पत्थर जैसी खाल उसके ऊपर है, स्केल्स हैं जो उसके बॉडी के, उनको उसकी बॉडी की स्किन से खींच के निकाल रहा होता है। और ये देख के ही अंदाज़ा हो रहा है कि कितना ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। और ये देख के हम देखते हैं कि बैटी और शी हल्क भी एकदम चौंक जाते हैं कि ये आखिरकार चल क्या रहा है, एबॉमिनेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गया? और अगले पल एबॉमिनेशन बोलता है कि उसने तुम्हें छुआ था। ऑल राइट, अब मुझे बताओ आखिरकार तुम्हारी वाइफ कहाँ है? लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि इनक्रेडिबल हल्क यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ सीधा ऊपर से आके छलांग लगाता है एबॉमिनेशन के मुंह पे और दे धनाधन पंच मारना शुरू करता है और कहता है कि तुम मुझसे कुछ कह रहे थे। लेकिन इसी तरह एबॉमिनेशन भी उठ के हल्क को ज़बरदस्त तरीके का पंच मार के उसका पूरा जबड़ा हिला चुका होता है और कहता है कि उसने तुम्हें भी छुआ था, तुम सब मार्लो से कुछ टाइम पहले ही मिले हो। फूल्स, तुम लोगों ने उसके साथ अच्छा खासा तुम सब ने उसके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, जिस वजह से डेथ तुम्हारी स्किन के अंदर छुपी हुई है और अब मैं तुम्हारी इस खाल के अंदर से उस पूरी की पूरी डेथ को बाहर निकालूंगा। मैं आखिरी बार पूछता हूँ तुमसे रिक जोन्स कि कहाँ है मार्लो? लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे स्टीवन स्ट्रेंज पहुँचते हैं और कहते हैं कि इनफ मॉन्स्टर, बस अब बहुत हो चुका है। और वो यहाँ पे बड़े से ड्रैगन के साथ आके एबॉमिनेशन को उठा के फेंकते हैं जिसको वो कंट्रोल कर रहे होते हैं और अगले पल वो उसी ड्रैगन की मदद से हल्क और उसके सारे के सारे फैमिली को यहाँ से उठाते हैं और लेके बाहर निकलते हैं ज़बरदस्त तरीके की आग मारने के बाद। और वहीं से स्टीवन स्ट्रेंज बोलते हैं कि तुम्हें मेरी बात को सुनना चाहिए था जो मैंने तुमसे कहा था। एबॉमिनेशन अंडरवर्ल्ड के प्रिजन के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था और अब वो अपने एक नए मास्टर को सर्व करता है जिससे उसकी पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं
और अगर उसने मार्लो को तलाश कर लिया तो वो डेथ का जो एक छोटा सा स्पार्क उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है उसको उसके अंदर से बाहर निकाल देगा। ही विल ब्लो ऑन इट, वो उस पूरे के पूरे छोटे से स्पार्क को हवा दे दे के आग के अंदर बदल सकता है। यानी कि मतलब ये है कि एबॉमिनेशन फिर जिसको चाहे अपनी मर्जी से मार सकता है और डेथ को कंट्रोल कर सकता है। तो वहीं से रिक जोन्स बोलता है कि ओह गॉड, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो स्ट्रेंज कहते हैं कि सच में ये बहुत ज़्यादा बुरा है। वो चाहे तो मिलियंस ऑफ लोगों को मार सकता है जो कि सिर्फ एक नींद के अंदर मौजूद हैं। वो चाहे तो सबको जला के राख कर सकता है। हमें मार्लो को तलाश करना ही होगा इससे पहले कि एबॉमिनेशन करे, वरना ये इस दुनिया का सच में एक अंत होने वाला है। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हल्क जो है अपने पास रिक जोन्स को बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार मार्लो कहाँ है। और बेसिकली रिक उसके कान में आराम से बोलता है कि वो फीनिक्स के अंदर मौजूद है। तो अगले पल हल्क बोलता है कि फ़ौरन से जहाज़ को तैयार करो स्कार और कॉर्ग, हम लोग फ़ौरन जो है फीनिक्स के लिए निकल रहे हैं। लेकिन अगले पल डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि अचानक ग्लो करना शुरू करते हैं और कहते हैं मेरे पुराने दोस्त ज़ॉम, वो ज़रूर मार्लो से तुम्हारा गुड बाय कह देगा। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज जो होते हैं वो अचानक दोबारा से उसी खतरनाक तरीके के मॉन्स्टर के अंदर पोजेस्ड हो चुके हैं जो कि ज़ॉम है। और अगर आपको नहीं पता कि ज़ॉम कौन है और डॉक्टर स्ट्रेंज अगर उसकी पावर्स को चैनल कर लें तो क्या हो सकता है, तो आप जाके वर्ल्ड वॉर हल्क वाला इवेंट देखिए। ये इतनी ज़्यादा पावर होती है कि ये हल्क को भी ओवर पावर्ड कर रहे होते हैं और वो अपने आप से बिल्कुल बाहर आ चुके होते हैं। वो इनोसेंट लोगों तक को मार रहे होते हैं। और अब बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज को दोबारा से ज़ॉम ने पोजेस कर लिया है और वो इसी बात का इंतजार कर रहा था कि वो मार्लो का पता लगाए। और जैसे ही हल्क ने यहाँ पे बताया कि मार्लो फीनिक्स के अंदर है तो वो अपने असली रूप के अंदर आ चुके हैं। टू बी कंटिन्यूड।